Good morning, student. Okay, this point keywords remaining here. Previous lecture we studied about the main points of subordination of individual interest to general interest. ठीक, अपना व्यक्तिगत का इंटरेस्ट है उसके जनरल इंटरेस्ट पर यदि हम वर्क करें तो अपन इजीली अपना ऑब्जेक्टिव्स या ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है उसको इजीली एक्सेप्ट कर पाएंगे. सो कीवर्ड्स सबऑर्डिनेट of individual interest to general interest. Organization interest is more important than personal interest of employee. Okay, जो अपना ऑर्गेनाइजेशन है उसका इंटरेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, न कि व्यक्तिगत इंटरेस्ट. सेकंड, वाइल टेकिंग डिसीजन मैनेजर मस्ट गिव प्रायोरिटी टू बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. वाइल टेकिंग डिसीजन, जब भी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर डिसीजन लेता है तो उसको ये ज़रूर होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट देखे, न कि व्यक्तिगत देखे. ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉट टू पर्सनल बेनिफिट. ठीक है, अपना ना देखें, ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट देखें. ट्राई टू अचीव पर्सनल गोल विद ऑर्गेनाइजेशन गोल, नॉट बाय सेक्रीफाइसिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल. ठीक है, हमेशा ट्राई करें, अचीव करें कि जो अपना पर्सनल गोल को छोड़कर हम ऑर्गेनाइजेशन का गोल पहले ध्यान में रखें. अपना सेक्रीफाइस हो जाए, लेकिन सेक्रीफाइस कभी भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल नहीं करना चाहिए. ओके, नाउ मैनेजर शुड नॉट टेक अनफेयर डिसीजन बाय टेकिंग ब्राइट और बाय गिविंग बेनिफिट टू द relative, but decision must be for the benefit of organization. Okay, it means manager should be not take unfair. ठीक है, should not take unfair decision. कभी भी ऐसे गलत डिसीजन नहीं लेना चाहिए. by taking bribe, कभी रिश्वत लेके, जैसे हम देखते हैं अक्सर जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेशली इन गवर्नमेंट सेक्टर, दोज हु आर इन चार्ज ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, दे okay. Now, unfair decision by taking bribe or giving the benefit to the relative, but decision must be not benefit for the organization. Okay, so many in government sector, so many in charge doing such type of the violation of this principle. So, employee must sacrifice their leaves in attending family function organization and need the presence of the employee. Okay, this is the main point of this subordinate either interest individual interest to general interest. Okay, now next point, seventh, remuneration of the person. Okay, remuneration of the person means according to this principle, employee in the organization must be paid fairly, adequately to give them maximum satisfaction. मीन्स इस प्रिंसिपल के तौर पे जितने भी एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी पेड फेयरली एंड एडिक्वेट, उनको पूरी तरह फेयरली वेजेस मिलना चाहिए, सैलरी, और जितना भी उनका मैक्सिमम हो वो प्रोवाइड करना चाहिए. एंड द एम्प्लॉय शुड नॉट पेड वेजेस एंड सैलरी विच वुड वी गिव एटलीस्ट और रिजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. ओके, इतना तो उनको देना चाहिए, इससे यदि कम नहीं देना चाहिए. जो इनके लिविंग स्टैंडर्ड है उससे उनका जो सैलरी एटलीस्ट कम से कम नहीं, उनका मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन जो हो जाए एम्प्लॉय, वो उनको एज ए सैलरी की वेजेस के तौर पे मिलना चाहिए. एट द सेम टाइम इट शुड बी इन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी. द फेयर वेजेस इज द डिटरमाइन अकॉर्डिंग टू. ओके, the fair wages is determined according to in which condition. First, financial capacity of the concern company, इसका कैपेसिटी कितना है उसके अकॉर्डिंग उनको मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन सैलरी एम्प्लॉयज़ को मिलना चाहिए. नेक्स्ट, बाय कीपिंग इन माइंड द मिनिमम वेज एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट, वो भी ध्यान में रखना चाहिए. जो गवर्नमेंट का है एक्ट का है, मिनिमम वेजेस वो कितना होना चाहिए, उससे ही प्लस में मिलना चाहिए. एंड द वेजेस एंड सैलरी पेड बाय द कॉम्पिटिटर्स. ओके, वो भी माइंड में होना चाहिए. कॉम्पिटिटर कितना देना है उसके अकॉर्डिंग या उससे प्लस करके ही दे तो एम्प्लॉयज़ आप ही रहेगा, तो आपका जो है एफिशिएंसी है, वो वर्क है, डेडिकेशन है, वो अच्छा कर पाएगा. ओके, फॉर एन एग्जांपल, if you take example, if in a particular year the organization has earned more profit than apart from giving extra profit to shareholder and owner, and some part of the profit must be given to employee also in the form of bonus. ओके, जब भी यदि कंपनी को एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन का अच्छा प्रॉफिट हुआ, तो अपने के शेयर होल्डर्स को, ऑनर्स को, सम पार्ट ऑफ द प्रॉफिट मस्ट बी गिवन टू द एम्प्लॉय बिकॉज ऑफ द मेन वर्किंग कैपेसिटी इन्वॉल्व इन द वर्कर्स. So it should be given to the employee also as a bonus. This will increase and motivate to put more effort and increase the profit of the company. So यदि आप एम्प्लॉयज़ को यदि एज अ बोनस देंगे, वो भी अपना इफर्ट और ज़्यादा लगाएंगे, उनका मोटिव अच्छा होगा, इंकरेज होगा. So you can easily get more profit in the next financial year. Okay, so it will be increase the profit of the company. Now, positive effect of this principle: first, employee get motivated
when they get extra income as a bonus, then they will be motivated and they will be do good work for the company. Devotion and commitment of the employee improves. The devotion will be automatically improve if he will get a extra income. And consequence is the violation of this principle. While after the violation of this principle, there may be negative effect, increase in turnover of the employees, and dissatisfaction, demotion of the employee. Then 100% there will be effect of their working, either production of the company, quality, and as well as the extra production of the company. Now, key points: remuneration of the persons, pay fair and adequate wages of salary to their employees. It should be at least adequate wages and salary must be paid to their employee by the company. Pay fair wages so that employee can be maintained and minimum standard of life. Pay wages and fair salary so they can maintain the minimum standard of living according to the age. With the increase in the profit, prosperity, organization increase employees salary as well as wages and the give extra bonus. Okay, when the company get turnover as a huge amount of profit, then it should be increase the increment of the employees so they can motivate them and increase their devotion and efficiency in the work. Sharing of gain and employees, match and the scientific principle of harmony, not discord. Pay as per the financial capacity of your firm. And the last, employee are not working only for happiness in an organization, they working for remuneration. Okay, they work for the remunerations. Okay, next point 8, centralization and decentralization. Okay, it means केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण. ठीक है, centralization means refer to concentration of authority or power in a few hands at the top level. Okay, मीन्स जो पावर है वो कुछ हाथों में होना चाहिए टॉप लेवल का. एंड डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स इवनली डिस्ट्रीब्यूट ऑफ पावर एट द एवरी लेवल ऑफ द मैनेजमेंट. अकॉर्डिंग टू फेल्स ऑफ अ कंपनी मस्ट नॉट बी कंप्लीटेड सेंट्रलाइज और completely decentralized, but there are must be combination of both depending upon the nature and size of the organization. It should be both type of system followed in their company according to FAIRS. A small organization can be well organized. Okay, small organization can be well organized and managed with a centralized technique, but in large organization there is need for a decentralization. Okay, यदि आप छोटा इन ऑर्गेनाइजेशन तो आप इजीली उसको हैंडल कर सकते हैं और उसको सेंट्रलाइज कर सकते हैं, बट बड़े ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह की संभावना नहीं हो सकती. सेकेंडली, इफ़ एम्प्लॉयज़ आर इनसफिशिएंट एंड कॉम्पिटेंट, देन दे कैन बी ट्रस्टेड बाय हैविंग डिसेंट्रलाइजेशन. But if the employees are not fully developed and are less in number, then there must be centralization. Okay, जहाँ कम है उसको सेंट्रलाइजेशन करना चाहिए और बड़े हैं तो उनको डिसेंट्रलाइजेशन ही बेस्ट मेथड है. फेल्स एडवाइज नॉट टू हैव कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन. ओके, यहाँ पे फेल्स एडवाइज कर रहे हैं कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए और कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन, बट कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, कि दोनों का कॉम्बिनेशन जरूरी है. आप पूरी तरह उसको सेंट्रलाइज भी नहीं कर सकते हैं, पूरी तरह उसको डिसेंट्रलाइज नहीं, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ असेंशियल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए. नाउ एग्जांपल, पंचायत इन आवर कंट्री हैव बीन गिव मोर पावर टू डिसाइड द स्पेंड फंड ग्रांटेड देम बाय द गवर्नमेंट फॉर वेलफेयर ऑफ द विलेजर. दिस इज सेंट्रलाइजेशन ऑफ नेशनल लेवल. Okay, positive effect, either positive principle of this. फर्स्ट, बेनिफिट ऑफ सेंट्रलाइजेशन एज वेल एज डिसेंट्रलाइजेशन, दोनों का फ़ायदा यहाँ पे, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों, केंद्रीय विकेंद्रीय. फर्स्ट, डिसीजन एट द ऑपरेशन लेवल एट स्ट्रिक्ट कंट्रोल बाय द टॉप लेवल. ठीक है, यहाँ पे डिसीजन फास्ट हो सकता है और जो कंट्रोल है वो टॉप लेवल के मैनेजमेंट करेगा. ठीक, नेक्स्ट, कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन विल रिजल्ट इन डिले इन द डिसीजन. यहाँ पे कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन है तो 100% विल बी रिजल्ट इन ए डिले इन ए डिसीजन. एंड कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन विल result in a misuse of the authority. ये violation of this principle. Okay, difference between centralization and decentralization you can understand by this book. First, meaning of this centralization, it referred to concentration of power of authority at a high level only, high level. And next,
इट रिफर टू एवरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड अथॉरिटी एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मीन्स इसमें सभी लेवल के जो डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं उनके पास पावर होता है, उनके पास हर मैनेजर के पास अथॉरिटी होता है, और इसमें सिर्फ टॉप लेवल के जो मैनेजर होते हैं उन्हीं के पास, हायर लेवल के उन्हीं के पास अथॉरिटी होता है कोई भी डिसीजन लेने का। यहाँ पे हर व्यक्ति हर लेवल का डिसीजन लेता है। अथॉरिटी एट अ डिफरेंट लेवल, टॉप मैनेजमेंट रिटेन मैक्सिमम अथॉरिटी। इसमें टॉप लेवल के जो मैनेजमेंट होते हैं उनके पास जो है अथॉरिटी का मैक्सिमम होता है। द अथॉरिटी विद द मिडिल लोअर मैनेजमेंट इज़ वेरी लो, और जैसे जैसे जाते हैं लो होता है। अथॉरिटी इज सिस्टमेटिकली डिवाइड एट द एवरी लेवल, हर लेवल पे सिस्टमेटिकली डिवाइड होता है डिसेंट्रलाइजेशन में। इसलिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए दोनों तरह का सेंट्रलाइजेशन एज वेल एज डिसेंट्रलाइजेशन मस्ट बी नेसेसरी होता है। ओके, की पॉइंट्स ऑफ दिस पॉइंट्स, कीवर्ड्स। First, combination of centralization and decentralization. First point must be necessary. Key decision should be taken by top management and routine decision can be taken by the manager working at a middle and lower level. दोनों तरह के जो मैनेजर है उनके पास बराबर होना चाहिए। ओके, रिमेनिंग पॉइंट्स वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर 9, 10, 11, 12. ओके, अप टू हियर, थैंक यू।